गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज आप लोग की क्लास 12th की एग्रोनॉमी की दूसरी क्लास है। इसके पहले हम क्लास 12th की पहली क्लास ख़त्म कर चुके हैं। अब दूसरी क्लास में देखते हैं मृदा जल यानी कि सॉइल वाटर। ठीक है, सॉइल वाटर क्या है उसे हम देखते हैं। सॉइल वाटर क्या है? मृदा में उपस्थित जल को ही मृदा वाटर या मृदा जल कहते हैं, यानी कि मृदा में उपस्थित जल को ही सॉइल वाटर कहते हैं। यह पानी ही पौधे के लिए पानी का मुख्य स्रोत है। यह पानी ही पौधे के लिए पानी का मुख्य स्रोत है, क्योंकि पौधों को जो है मृदा से ही जल मिलता है। ठीक है, सॉइल वाटर का मुख्य स्रोत वर्षा है। भाई मृदा में पानी कहाँ से आएगा? वर्षा के द्वारा ही आएगा। इसलिए वर्षा का यानी कि सॉइल वाटर का मुख्य स्रोत वर्षा है। इसके आगे क्या है? वर्षा का संपूर्ण पानी भूमि में प्रवेश नहीं कर पाता तथा इसका कुछ भाग बहकर जलाशयों में चला जाता है। इसे अपवाहित पानी या रनअवे वाटर कहते हैं। यह वाटर पौधों को प्राप्त नहीं होता है। वर्षा होती है तो सारे पानी क्या मृदा में चले जाते हैं? नहीं, कुछ पानी जो है भाप के रूप में ऊपर भी चले जाते हैं और कुछ पानी जलाशय में चले जाते हैं। कुछ पानी पशुओं द्वारा पी लिए जाते हैं। यानी कि बहुत तरीके हैं, मतलब सारे पानी जो है वर्षा द्वारा जो पानी बरसता है ज़मीन पर गिरता है वो सारे पानी मृदा में नहीं जाते हैं। वो पानी उसी पानी को रनअवे वाटर या अपवाहित पानी कहते हैं और यह वाटर पौधों को प्राप्त नहीं होते हैं। भाई जो जब पानी वर्षा का है वो जलाशय में चले गए या इधर उधर बेकार हो गए, ठीक है, और वो मृदा में नहीं गए, और मृदा में पौधों को पानी मृदा द्वारा ही मिलता है। जब वो मृदा में नहीं गए तो पौधों को मिलेंगे भी नहीं वो पानी। ठीक है, अब क्या है? शेष जल मृदा में निम्न रूप में पाया जाता है। बाकी जो पानी है वो निम्नलिखित रूप में पाया जाता है जमीन में। ठीक है, जैसे पहला है गुरुत्वीय जल यानी कि ग्रेविटेशनल वाटर। ठीक है, गुरुत्वीय जल। दूसरा है केशिका जल यानी कि कैपिलरी वाटर। नंबर 3 है आर्द्रताग्राही या अधिशोषित जल हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ठीक है, आर्द्रताग्राही जल या अधिशोषित जल। नेक्स्ट है रवों का पानी, वाटर ऑफ क्राइस्टलाइजेशन। ठीक है, रवों का पानी। नंबर 1 है गुरुत्वीय जल। गुरुत्वीय जल क्या है देखते हैं। यह गुरुत्वीय जल गुरुत्वाकर्षण के कारण मिट्टी में काफ़ी गहराई तक पहुंच जाते हैं, जहां से पौधे अपनी जड़ों द्वारा इसे प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसे ग्राउंड वाटर भी कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि गुरुत्वीय वाटर जो है पौधों को नहीं मिलते हैं, क्योंकि वह रिस कर ज़मीन में काफ़ी गहराई तक चले जाते हैं, जिससे पौधे की जड़ें उस पानी को प्राप्त नहीं ले नहीं पाती हैं, प्राप्त नहीं होता है। तो इसे ग्राउंड वाटर भी कहते हैं। ठीक है, फिर से देखेंगे। यह गुरुत्वीय जल गुरुत्वाकर्षण के कारण मिट्टी में काफ़ी गहराई तक चले जाते हैं, जहां से पौधे अपनी जड़ों द्वारा इसे प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसे ही ग्राउंड वाटर भी कहते हैं या ग्राउंड वाटर कहते ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है केशिका जल। केशिका जल क्या है? पौधों के लिए यही सबसे ज़्यादा लाभदायक है। पौधे के काम सबसे ज़्यादा यही काम आता ही है। कह सकते हैं कि केशिका जल ही पौधों को मिलता है। ठीक है, जैसे देखिए लिखा है मृदा कणों के बीच की कोशिकाओं में पाया जाता है। मृदा कणों के बीच की कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, यानी कि मृदा जो कण है उसके बीच में ही पाया जाता है। यह जल संपूर्ण मिट्टी में कोशिकाओं के जाल के रूप में फैला होता है। यह जल संपूर्ण यानी कि सारा पानी मिट्टी की कोशिकाओं में जाल के रूप में फैला हुआ होता है। इस पानी को पौधे अपनी जड़ों द्वारा आसानी पूर्वक अवशोषित करते हैं। यानी कि इस पानी को पौधे अपनी जड़ों द्वारा आसानी पूर्वक प्राप्त कर लेते हैं, अपने यूज में ला पाते हैं, और इसे ही प्राप्य जल या अवेलेबल वाटर भी कहते हैं। ठीक है, केशिका जल क्या था? मृदा कणों के बीच में कोशिकाओं के रूप में फैला होता है या कोशिकाओं के बीच में पाया जाता है। यह सारा पानी मिट्टी में
कोशिकाओं के जाल के रूप में फैला हुआ होता है और इसे पौधे अपनी जड़ों द्वारा आसानी पूर्वक प्राप्त कर लेते हैं या अवशेषित कर लेते हैं। इसे ही प्राप्य जल या अवेलेबल वाटर कहते हैं। तो यहाँ से पहले था सॉइल वाटर। सॉइल वाटर क्या है? मृदा में पाया जाने वाला जल सॉइल वाटर है। ये क्या है? इसका मुख्य स्रोत वर्षा है। वर्षा द्वारा सारा पानी जमीन को यानी मृदा सॉइल में मिल नहीं पाता है। कुछ पानी जलाशय में चले जाते हैं, कुछ पानी इधर उधर चले जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं कहने का मतलब। और जो पानी जमीन में मिलता है वो कुछ इस तरह है, जैसे कि शेष जल मृदा को निम्न रूप में पाया जाता है। पहला था गुरुत्वीय जल, दूसरा था गुरुत्वीय जल में हम आपको बताया ही, ये पानी वाष्पोत्सर्जन के कारण मिट्टी में काफ़ी गहराई तक चले जाते हैं, जिससे पौधे की जड़ें जो हैं उसे आसानी से नहीं ले पाते या ले ही नहीं पाते, वो पौधों को मिलता ही नहीं है। इसे जो है ग्राउंड वाटर कहते हैं। अब दूसरा था कैपिलरी वाटर यानी कि केशिका जल। केशिका जल में क्या है? ये जो है इसके पौधों की जड़ें जो हैं आसानी पूर्वक इसे अवशेषित कर लेती हैं और इसे प्राप्य जल या अवेलेबल वाटर भी कहते हैं। ठीक है, अब अवेलेबल वाटर के बाद यानी कि केशिका जल के बाद आता है आर्द्रताग्राही जल या अधिशोषित जल। इसके आगे देखते हैं। देखिए हम पढ़ लेते हैं सॉइल वाटर। सॉइल वाटर में हमने पढ़ा सॉइल वाटर क्या है? सॉइल वाटर था मृदा में उपस्थित जल को ही मृदा वाटर या मृदा जल कहते हैं। ठीक है, उसमें थे कितने प्रकार से होते हैं? चार हैं, चार थे। पहला था गुरुत्वीय वाटर। गुरुत्वीय वाटर मैंने आपको बताया कि वो जल पौधों को जो है वो ज़मीन की ज़्यादा गहराई पर चले जाने के कारण वो पौधों को नहीं प्राप्त हो पाता है, इसे ग्राउंड वाटर भी कहते हैं। दूसरा था केशिका जल यानी कैपिलरी वाटर। ये जो है पौधों की मतलब जड़ों जो है आसानी से अवशेषित कर लेती हैं और ये पौधों को मिलता है, इसे प्राप्य जल या और क्या कहते हैं? अवेलेबल वाटर भी कहते हैं। तो मैंने दोनों चीज़ बताई थी आपको। अब तीसरा नंबर पे आता है आर्द्रताग्राही या अधिशोषित जल, जिसमें पढ़ेंगे मृदा कणों पर एक पतली परत के रूप में मृदा कणों में एक पतली परत के रूप में अधिशोषित होता है। पौधे इस पानी को प्रयोग में नहीं ला पाते हैं। पौधे इस पानी को प्रयोग में नहीं ला पाते हैं क्योंकि यह पानी अत्यधिक बल के साथ मिट्टी कणों के साथ चिपका होता है। कहने का मतलब ये है, ये जो है मृदा कणों पर एक पतली परत के रूप में अधिशोषित होता है, चिपका हुआ होता है, जिससे ये मृदा को यानी कि पौधों को प्राप्त नहीं हो पाता है। लिखा है, क्लियर है, मृदा कणों पर एक पतली परत के रूप में अधिशोषित होता है। पौधे इस पानी को प्रयोग में नहीं ला पाते हैं क्योंकि यह पानी अत्यधिक बल के साथ मिट्टी में चिपका हुआ होता है। जब वो मिट्टी में अत्यधिक बल के साथ चिपका हुआ होगा तो पौधे इस पानी को अवशेषित नहीं कर पाएंगे। जब अवशेषित नहीं कर पाएंगे तो पौधों को प्राप्त नहीं होगा। इसी वजह से कह रहे हैं कि आर्द्रताग्राही अधिशोषित जल पौधों को प्रयोग में नहीं आता, पौधे के किसी काम का नहीं है। नेक्स्ट है रवों का पानी। ये भी पौधों के किसी काम का नहीं है। देखते हैं, मृदा के खनिज पदार्थों के साथ पाया जाने वाला पानी है। मृदा के खनिज पदार्थों के साथ पाया जाने वाला पानी है जो रवों के पानी का संयोजित पानी के साथ या पानी के रूप में रहता है। यह पानी भी पौधे के अवशोषण योग्य नहीं होता है, इसे भी पौधे अवशेषित नहीं कर पाते हैं। इस वजह से ये भी पौधों के लिए बेकार है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है फसलों की जल मांग यानी कि वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप। फसलों की जल मांग क्या है? यानी कि इसमें है जल की वह मात्रा जो किसी फसल को एक निर्धारित समय अवधि में उगाने के लिए आवश्यक होती है, फसल की जल मांग कहलाती है। कहने का मतलब ये है कि फसलों को एक निश्चित समय में मतलब सिंचाई करनी है, जैसे गेहूँ में 6 सिंचाई करनी है या 3 सिंचाई करनी है, तो समय समय पर जब उसको आवश्यकता होगी, मतलब जब उसकी जल मांग मतलब जल की आवश्यकता होगी तभी हम जल देंगे। ये नहीं कि अभी आज ज़रूरत है उसको 10 दिन बाद देंगे, उसका कोई मतलब नहीं होगा फिर। ठीक है, यानी कि फसलों की जल मांग वही है, जल की वह मात्रा जो किसी फसल को एक निर्धारित समय यानी कि समय से फिक्स समय अवधि में उगाने के लिए आवश्यक होती है, फसल की जल मांग कहलाती है। और इसमें क्या है, फॉर्मूला क्या है? फसल की जल मांग बराबर वाष्पीकरण प्लस वाष्पोत्सर्जन प्लस उपापचय क्रियाओं में प्रयोग किया गया जल, सिंचाई में नष्ट विशेष कार्य में लिया हुआ जल या प्रयुक्त जल। ठीक है, इसको आप ऐसे ही लिख लेंगे। नेक्स्ट है फसलों की जल मांग पर प्रभावित
करने वाले बात या प्रभाव डालने वाली बातें क्या हैं? फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ वाटर डिमांड्स ऑफ क्रॉप्स क्या है? सबसे पहला है वायुमंडल की आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी, दूसरा है सौर विकिरण यानी सॉइल रेडिएशन, नंबर 3 है टेम्परेचर यानी ताप, नंबर 4 है वायु की गति यानी कि विंड वेलोसिटी, नंबर 5 है भूमि की उर्वरता यानी सॉइल फर्टिलिटी, नंबर 6 है निकाय गुड़ाई यानी वीडिंग। अब पहला क्या था? पहला था आपका गुरुत्वीय जल जो हम पढ़ चुके, केशिका जल यानी कैपिलरी वाटर, इसको भी हम बता चुके। तीसरा था आर्द्रताग्राही या अधिशोषित जल, इस पर भी बात हो चुकी है। नंबर 4 पर है रवा पानी, ये भी पौधों के किसी काम का नहीं, मैंने बताया। अब इसमें आता है, नेक्स्ट आता है फसलों की जलमांग। फसलों की जलमांग मतलब फसलों को जब जब पानी की आवश्यकता हो, समय समय पर पानी देने को ही फसलों की जलमांग कहते हैं। ठीक है, ये हो गया फसलों की जलमांग। फसलों की जलमांग का एक सूत्र है जो है फसल की जलमांग बराबर वाष्पीकरण प्लस वाष्पोत्सर्जन प्लस उपापचयी क्रियाओं में प्रयोग किया गया जल, सिंचाई में नष्ट जल और विशेष कार्य में प्रयुक्त जल। अब इसमें क्या प्रभाव डालने वाली कौन सी बात है? जैसे 6 पॉइंट है, ह्यूमिडिटी है, सॉइल रेडिएशन है, टेम्परेचर है, विंड वेलोसिटी है, सॉइल फर्टिलिटी है और वीडिंग है। इस पे हम इन 6 पॉइंट पे हम नेक्स्ट डे बात करेंगे, यानी कि अगली क्लास में बात करेंगे। आज की क्लास यहीं पे हम समाप्त करेंगे। थैंक यू क्लास।